तो कल एक्सरसाइज दी थी हमने आपको 13.3। 13.3 के प्रॉब्लम्स बोलो आप। 13.3 में प्रॉब्लम्स बताओ। 5, 6 और 11 एंड 8। ट्वेल्व और चलो ठीक है, फिफ्थ देखो। Our laboratory blood test is 99% effective in detecting a certain disease when it is in fact present. However, the test also yields a false positive result for 0.5% of the healthy person tested. The test will imply he has the disease if 0.1% of the population actually has the disease. What is the probability that a person has the disease given that his test result is positive? देखो बेटा, कल भी हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था कि इसमें कुछ पॉपुलेशन है, उसको कोई डिसीज है। अब उस डिसीज का टेस्ट किया गया तो वो टेस्ट पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है। ये क्वेश्चन भी उसी तरह का है। ये क्वेश्चन में भी कि जब ब्लड टेस्ट किया गया वो 99% इफेक्टिव है इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। मतलब किसी भी पर्सन को अगर कोई बीमारी है उसका टेस्ट किया गया तो 99% केस में वो डिटेक्ट कर देगा कि उसको डिसीज है। हाउएवर द टेस्ट ऑल्सो इट्स अ फॉल्स, लेकिन उसके गलत नतीजे भी आते हैं, गलत रिजल्ट भी आ रहे हैं और 0.5%। अगर हेल्दी पर्सन को टेस्ट किया गया तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ जा रहा है, मतलब उसको वो डिसीज बता दे रहा है 0.5% केस में। if 0.1% of the population actually has the disease, 0.1% जो पॉपुलेशन है उसको वाकई डिसीज है, उनको बीमारी है, तो what is the probability that a person has the disease given that his result is positive? रिजल्ट उसका पॉजिटिव है। तो देखो इसमें भी आपको E1 और E2 जैसा हम दो इवेंट लेते हैं तो पहले आपको कहाँ डिवाइड करना होगा इसको। सबसे पहले जो पूरी पॉपुलेशन होगी उसको डिसीज हुआ होगा तभी तो टेस्ट होगा। तो आप E1 वो पॉपुलेशन ले लेंगे जिसको डिसीज है और E2 जिनको डिसीज नहीं है। तो दो इवेंट आप ले लीजिए, एक तो E1। E1 किसको ले रहे हैं आप? जिसको डिसीज है। तो कितने P E1 कितना है? इसमें 0.1% पॉपुलेशन को एक्चुअली डिसीज है, तो यहाँ पर P E1 हो गया 0.1 अपॉन 100 यानी 0.001। ये प्रोबेबिलिटी आ गई। 0.1% पॉपुलेशन को डिसीज है तो 0.1 अपॉन 100 कर देंगे। E1 हमने लिया जिसको डिसीज है, तो जिनको डिसीज नहीं है जो हेल्दी है उसको आप E2 ले रहे हैं, तो PE2 कितना आ जाएगा? 0.999। ये E1 और E2 आ गया। अब ए उसको इवेंट लो। ए वो इवेंट है जब आपने एक पर्सन को लिया, उसका टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया। तो यहाँ दो बातें हो सकती हैं, A/E1 और A/E2। आपने एक पर्सन लिया, उसका रिजल्ट आया पॉजिटिव, तो ये A पॉजिटिव रिजल्ट है
तो जो आपने पर्सन लिया है उसे डिसीज हो भी सकती है और डिसीज नहीं भी हो सकती है। हो सकता है उसे डिसीज है, मतलब वो डिसीज है और तब उसका टेस्ट किया गया, तब पॉजिटिव आया, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये है ब्लड टेस्ट 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिसीज व्हेन इट इज इन फैक्ट प्रेजेंट। मतलब उसको डिसीज है और 99% में उसको पॉजिटिव आ जाएगा, पता लग जाएगा कि उसको रिजल्ट, उसको डिसीज है कि नहीं है, ये बात पता लग जाएगी। तो डिसीज तो है उसको, और जब हमने टेस्ट कराया तो उसमें पता लग गया 99% पता लग जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी आ गई पी ए बाई इवन 99/100। लेकिन अगर कोई पर्सन हेल्दी है, E2 मतलब हेल्दी है, ये हेल्दी के लिए, हेल्दी की इवेंट है, और ये जिसमें डिसीज है अनहेल्दी है, जिसको डिसीज है उसको लिया हमने इवन। तो कोई पर्सन हेल्दी है, जब उसका टेस्ट कराया तब भी रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसा कितने केस में हो रहा है? ये हो रहा है आपका 0.5% केस में हो रहा है। तो इसको आप लिखोगे 0.5/100, तो दिस इज 0.005। तो आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन हैज द डिसीज, उसको डिसीज है और पॉजिटिव आया है, यानी कि डिसीज है, E1/A आपको फाइंड करना है। बस थ्योरम लगा के वैल्यू डाल दो। थ्योरम तो लगानी आ गई होगी आपको। ऊपर आ जाएगा P/E1 नीचे फिर P/E1 प्लस P/E2 ये तो आ गई होगी। अब इसमें वैल्यू डाल के देखो क्या आंसर आता है। क्या समझ आ गया? कोई डाउट है किसी को? क्लियर हुआ है? इसमें आप जो E1 और E2 इवेंट ले रहे हैं तो उसको लिख लिया करो कि E1 क्या है, E2 क्या है, A क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6। देर आर 3 coins, one is two-headed coin, two-headed coins means having head on both faces, another is a bias। बायस का मतलब ये हो गया कि उसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों की अलग अलग है। हेड आने की 75% हेड आ सकता है और 25% टेल आएगा, तो ये बायस हो गया। जैसे हमारे पास जो क्वाइन होता है उसमें हेड और टेल की दोनों की बराबर होती है प्रोबेबिलिटी, तो वो अनबायस होता है। या जैसे कोई डायस, जैसे कोई डाई है, तो डाई के ऊपर 6 मार्क होते हैं। जब आप उसको थ्रो करेंगे तो 1 से लेके 6 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनकी आने की प्रोबेबिलिटी सबकी सेम होती है, 1 2 3 4 5 6। तो ये अनबायस्ड है। लेकिन जैसे कोई डाई है उसके ऊपर हेड, जैसे कोई क्वाइन है और उसकी, जब हम उसको थ्रो करते हैं, टॉस करते हैं, तो उसमें से हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी दोनों की बराबर होती है, तो ये अनबायस हुआ। लेकिन हेड की या टेल की अलग अलग हो जाए, एक की 60 हो जाए, एक की 40 हो जाए, तो वो बायस हो जाएगा, उसको बायस कहेंगे। तो इसी तरह का एक बायस क्वाइन है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75% है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी उसकी 25% होगी। और थर्ड इज एन अनबायस, 3 क्वाइन है, वन ऑफ द 3 coins is chosen at random and tossed, it shows heads। 3 में से एक को टॉस किया और फिर वो हेड आया, है ना। वन ऑफ द 3 coins is chosen
तीन में से एक को हमने चूज किया और जब उसको टॉस किया तो उसमें हेड आया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड क्वाइन। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी कि ये टू हेडेड क्वाइन है। देखो आपके पास तीन क्वाइन है, तीन में से आपको एक को चूज करना है, तो एक को इवन ले लो आप। इवन कौन सा है? इवन है टू हेडेड क्वाइन। इवन बी द इवेंट दैट टू हेडेड क्वाइन इज चूजन। ऐसे ही E2 को बायस और E3 को अनबायस लिख लिया करो आप लोग याद रखने के लिए। E1 किसको लिया हमने? टू हेडेड। E2 बायस और E3 अनबायस। इस तरह से आप E1 E2 E3 आपने इवेंट ले ली। तो ये जो E1 इवेंट है इसको P E1 का मतलब हुआ कि आपने E1 को चूज किया, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो तीन क्वाइन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? तीन में से एक क्वाइन को चूज किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। ऐसे ही E2 की प्रोबेबिलिटी 1/3। ऐसे ही E3 की प्रोबेबिलिटी ऑल्सो 1/3। तीनों क्वाइन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 बराबर ही होगी तीन में से एक को। अब ए बी द इवेंट दैट ऑन टॉसिंग द क्वाइन क्वाइन शोज हेड। अगर हम किसी भी क्वाइन को टॉस करते हैं तो हेड आता है ना। ए बी द इवेंट दैट क्वाइन शोज हेड ऑन टॉसिंग या व्हेन द क्वाइन इज टॉस्ड। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे? इसमें हेड आता है, तो हेड हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब हमने पहला वाला क्वाइन को टॉस किया है, A/E1 कितनी हो जाएगी? जो पहला वाला है तो पहला वाला दो हेड है, क्या होगी हेड आने की प्रोबेबिलिटी? अचित्या बताओ, अचित्या। A/E1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी जब हमने पहला वाला क्वाइन, जब फर्स्ट क्वाइन। हर्ष झा बताओ। प्रेजेंट है हर्ष झा। अचित्यानंद। हर्ष हुड्डा। अरे मैं हर्ष झा से पूछ रहा हूँ। अचित्या मैंने पूछा कि प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर हमने ये वाला क्वाइन, जो पहला वाला क्वाइन फेंका है उस पे हेड आया, क्या होगी प्रोबेबिलिटी? निखिल सैनी। चल तो देखो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि दोनों हेड है यहाँ पर, ये दोनों हेड है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। दूसरा P E2 क्या है? ये बायस है, 75% आता है इसमें। तो 75% आता है, तो यहाँ PA/E2 क्या हो जाएगा? 75% का मतलब क्या हो गया? 75/100, 3/4। और इसी तरह से A/E3 क्या होगा? हाँ गोविंद जी राइट। तो ये PE3 क्या होगा? 1/3। PE3 ये है ना कि जब हमने तीसरे वाले क्वाइन को फेंका है तो क्या होगा हेड आने की, क्योंकि ये कैसा है? ये अनबायस है, तो अनबायस के लिए 1/2 आएगी, PA/E3। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपको। इट शोज हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द टू हेडेड क्वाइन?
टू हेडेड कॉइन तो ये वाला है ना फर्स्ट, तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है E1 जबकि हेड आया है, E1 बाई ई। अब फॉर्मूला लिख करके और वैल्यू डाल दो इसमें। कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट है? समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 8, a factory has two machine A and B. Past record shows that machine A produced 60% of the items of output, machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the items produced by machine A, 1% produced by machine B were defective. All the items are put into one stockpile and then one item is chosen at random from this and it is found to be defective. What is the probability that it was produced by machine B? देखो पहले तो प्रोड्यूस किया गया होगा, प्रोड्यूस करने के बाद ही तो डिफेक्टिव होगा जब पहले प्रोडक्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे E1 और E2 जो लेंगे तो E1 क्या लेंगे कि जो मशीन ए है उससे हो रहा है, मशीन ए प्रोड्यूस 60% ऑफ द आइटम्स ऑफ आउटपुट, यानी E1 जो है, E1 आप इवेंट लेंगे कि मशीन ए प्रोड्यूस करती है, जो मशीन ए का जो आउटपुट है, प्रोडक्शन कितना करती है मशीन ए, तो वो 60% आइटम्स को प्रोड्यूस करती है। तो E1 बी द इवेंट दैट द आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, उसको आप E1 लेंगे। तो P E1 लेंगे। अब आप एक तो E1 मैंने क्या बोला, E1 बी द इवेंट दैट द आर्टिकल इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए, ये E1 है। तो P E1 क्या होगा, E1 मशीन 60% आइटम को प्रोड्यूस करती है, तो E1 P E1 क्या हुआ, 60/100। ऐसे ही P E2 क्या हुआ, P E2 कितना हुआ, 40% ऑफ द आइटम्स, तो ये हो गया 40/100। देन राइट, अब इसमें ए बी द इवेंट, अब इसने जो है आपने एक आर्टिकल को, एक आइटम को आपने सेलेक्ट किया और वो आइटम डिफेक्टिव है, एक आइटम आपने चूज किया और वो डिफेक्टिव है, तो यहाँ ए क्या होगा, ए बी द इवेंट दैट द आइटम चूजन बी डिफेक्टिव। ए बी द इवेंट दैट द आइटम, आपने एक आइटम चूज किया और वो डिफेक्टिव आया, तो ये जो डिफेक्टिव आइटम होगा तो ये मशीन ए का भी हो सकता है और मशीन बी का भी हो सकता है, तो इसको लिखोगे। अब ए बाई E1, ए मतलब आइटम जो है वो डिफेक्टिव है, तो ए बाई E1 क्या होगा, ए बाई E1, E1 का मतलब कि आइटम डिफेक्टिव चूज किया आपने और ये प्रोड्यूस किया था E1 ने, तो E1 जो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रही है वो कितने परसेंट डिफेक्टिव है, 2% है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी डिफेक्टिव की, 2/100, तो ए बाई E1 2/100 हो जाएगा। और इसी तरह से जो मशीन बी है वो मशीन बी 1% कर रही है, तो ये हो जाएगा 1/100, 1%। तो अब आपको फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी, बी ने प्रोड्यूस किया है, तो आपको फाइंड करना है P E2, मशीन बी ने प्रोड्यूस किया और वो डिफेक्टिव निकला, बस फॉर्मूला लिख दो। क्या होगा फॉर्मूला, P E2 P A बाई E2 अपॉन
अपॉन पी E1 AY E1 प्लस वैल्यू डाल दो, इसमें आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन 8 हुआ। 11 क्वेश्चन देखो। A manufacturer has 3 machines A, B, C। 3 मशीन है। अब इन 3 मशीन को फर्स्ट ऑपरेटर A प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम। मतलब ए बी सी 3 ऑपरेटर हैं और वो अलग अलग डिफेक्टिव आइटम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे ए कर रहा है 1%, बी कर रहा है 5%, सी कर रहा है 7% डिफेक्टिव आइटम्स को प्रोड्यूस करते हैं। ए इज ऑन द जॉब फॉर 50% ऑफ द टाइम। ए जॉब पे 50% है, बी 30% है और सी 20% है। तो ए बी सी जितने परसेंट जॉब पर अपने काम कर रहे हैं उसी हिसाब से इनका प्रोडक्शन भी होगा कि जितनी देर ए काम कर रहा उतना ही ज्यादा वो प्रोड्यूस करेगा। जब ए बी सी प्रोडक्शन करेंगे उसके बाद डिफेक्टिव आएगा। तो यहाँ पर जो हम E1 E2 E3 लेंगे तो E1 E2 E3 किसको लेंगे? E1 E2 E3 इवेंट लेंगे कि जैसे E1 बी द इवेंट दैट द ऑपरेटर ए इज ऑन द जॉब, कि ए कितने टाइम तक है, कितना काम ए कर रहा है, उसको आप E1 लीजिए। फिर कितना काम बी कर रहा है उसको आप बी, इसको आप E2 लीजिए। सी कितना काम कर रहा है उसको आप E3 लीजिए। तो यहाँ पे हम पहले पी E1 पी E2 और पी E3 फाइंड कर लें। तो ए कितनी देर तक है जॉब पर? ए ए जॉब पर 50% है। तो इसका मतलब प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से होगा जिस हिसाब से ए बी सी जॉब पे काम कर रहे हैं। तो ए 50% काम कर रहा है तो इसका मतलब प्रोडक्शन भी 50/100 हो जाएगा, दैट इज। और E2 30 है तो 30/100 हो जाएगा। और E3 ये 20% है। ये इस तरह से E1 E2 E3 जॉब पे काम कर रहे हैं। तो ये उसका प्रोडक्शन भी होगा। अब जो प्रोडक्शन हुआ उसमें डिफेक्टिव आइटम भी है। तो सपोज दैट जो प्रोडक्शन हुआ है तो डिफेक्टिव आइटम को हम ए इवेंट ले रहे हैं कि ए बी द इवेंट दैट द आइटम प्रोड्यूस्ड बी डिफेक्टिव। तो उसको अगर हमने ए लिया, आप लिखोगे A/E1। A/E1 का मतलब होगा कि आइटम प्रोड्यूस डिफेक्टिव है और वो किसने प्रोड्यूस किया है? पहले वाले ऑपरेटर ने किया है। तो पहले वाले ऑपरेटर के कितने डिफेक्टिव आइटम आ रहे हैं? वो है 1% और बी का है 5%। ए का है 1% तो 1/100 हो गया, और बी का 5% है तो 5/100 हो गया। और तीसरा है सी। सी का डिफेक्टिव कितना हुआ? सी का डिफेक्टिव है 7%। तो ये हमारा किस तरह से आया। अब फाइंड क्या करना है आपको? आपको फाइंड करना है कि जो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ है वो ए ने किया है। तो आपको E/A निकालना है। इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए। आपको फाइंड करना है P E1/A। इसका फॉर्मूला लिख के वैल्यू डाल दो। क्या फॉर्मूला लिखोगे? P E1 PA/E1 .
वैल्यू डाल दो, इसमें आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन 12। A card from a pack of 52 card is lost। 52 कार्ड में से एक कार्ड खो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, बाकी जो कार्ड बचे उसमें से फिर 2 कार्ड्स को ड्रॉ किया गया। एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, और वो दोनों डायमंड निकले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो कार्ड खोया है वो भी डायमंड का था। देखो, पहली बात तो यह है कि कार्ड खोया गया उसके बाद निकालें। एक कार्ड खो गया है, तो जब कार्ड खो गया तो इसमें दो केस बनते हैं कि वो जो खोया हुआ कार्ड है या तो वो डायमंड का होगा और या फिर डायमंड का नहीं होगा। यहाँ पे हमने दो केस इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बाद में जो हमने कार्ड निकाले हैं, रिमेनिंग कार्ड में से 2 कार्ड निकाले हैं, तो वो दोनों डायमंड के हैं। तो इसमें भी लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, इसमें भी हमको ये बताना है कि जो लॉस्ट कार्ड है तो वो डायमंड है। तो इसलिए हम ऐसा ले रहे हैं कि सपोज करो जो खोया हुआ कार्ड है या तो वो हमारा डायमंड का होगा या डायमंड का नहीं होगा, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ही उसी की निकालनी है कि खोया हुआ कार्ड डायमंड का है। तो दो जगह आपने डिवाइड कर दिया इसको, या तो कार्ड जो है वो डायमंड का खोया गया है या फिर डायमंड का नहीं होगा। तो एक तो आप E1 ले लेंगे। E1 क्या लेंगे कि E1 बी द इवेंट दैट lost card भी डायमंड, और E2 be the event that the lost card be not diamond, डायमंड का नहीं है या कोई अदर कार्ड है। तो यहां से P1 क्या हुआ? कार्ड जो है वो कैसा है? डायमंड का है। लोस्ट कार्ड भी डायमंड, लोस्ट कार्ड भी डायमंड। एक कार्ड है डायमंड के, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? टोटल कार्ड कितने होते हैं डायमंड के? 13। तो 13 में से कोई एक, 13C1 यानी 13/52। एक कार्ड खोया गया जो डायमंड का, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 13/52। और E2 मतलब जो कार्ड खोया गया बट वो डायमंड का नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 39/52। अब इसके बाद हमने एक 2 कार्ड और निकाले और वो दोनों कार्ड डायमंड के हैं। तो यहाँ पे ए बी द इवेंट दैट 2 कार्ड्स ड्रॉन बी डायमंड। तो अब यहां से हम PA/E1 निकालेंगे। बेटा A/E1 का मतलब क्या हुआ कि एक कार्ड डायमंड का खोया गया, बाकी 2 कार्ड निकाले और वो दोनों डायमंड के हैं, ये है ना इसका मतलब। तो देखो बेटा, अगर एक कार्ड हमारा खोया गया और वो डायमंड का खोया गया, तो डायमंड के टोटल 13 होते हैं, 13 में से एक खोया गया, बचे 12। अब 12 में से 2 निकालने, तो 12 में से 2 कितने तरह से निकलेंगे? 12 में से 2, 12C2। 12 में से 2 कार्ड निकाल दिए हमने। पहले हम कर रहे थे एक एक कार्ड निकाल रहे थे, इस वाले क्वेश्चन में 2 कार्ड निकाले गए।
तो 12 12C2 अपॉन एक कार्ड तो खोया गया है हमारा, तो बचे कितने हैं 51। तो 51 में से निकलेगा 51C2। एक कार्ड तो खो गया है ना हमारा, इवन एक कार्ड खो गया, वो डायमंड का था, तो डायमंड के बचे 12, 12 में से 2 निकाल दिए, और अपॉन टोटल, टोटल तो 51 बचे, 51 में से 2 निकाले, तो ये पी ए बाई E1 होगा। और ठीक इसी तरह से ये पी ए बाई E2। अगर लोस्ट कार्ड डायमंड नहीं है, लोस्ट कार्ड डायमंड नहीं है, तो कोई दूसरा कार्ड खोया गया है, यहाँ से 39 में से खोया गया होगा ना, तो डायमंड के तो कितने हुए 13 के 13 रहे, और ए क्या है डायमंड का ही कार्ड है। तो अब जो हम कार्ड निकालेंगे दो, वो डायमंड के हैं, तो कितने में से निकलेंगे, ए बाई E2 का मतलब है खोया हुआ कार्ड तो नॉन डायमंड है। अब हमने दो कार्ड निकालने हैं, 13C2, बिल्कुल ठीक 13C2 होगा, ये होगा 13C2 अपॉन 51C2, ऐसे होगा। तो अब प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, अब हमको फाइंड करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लोस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड। तो यानी कि जो खोया हुआ कार्ड है वो डायमंड का ही है, E1 की निकालनी है हमको, P E1 बाई ए, ये P E1 बाई ए लिखना है, बस इसका फॉर्मूला लिख के वैल्यू डाल दो इसमें। E1 बाई ए तो बहुत बार लिख चुका मैं, दोनों के लिए फॉर्मूला लिखो और इसमें वैल्यू डाल दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है इसमें, कोई और क्वेश्चन पूछना है, 12 तक हो गए। चलो बुकलेट में आ जाओ। 7 एनसीईआरटी का, हर्ष हुड्डा, ये एनसीईआरटी का 7 पूछा है। अरे 7 कौन सा 7 पूछा है, थोड़ा सा टॉपिक इसका और बचा है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, तो फिर आप कंप्लीट कर लेना, फिर हमारी बुकलेट ही बचेगी। इसका एक एक्सरसाइज और कंप्लीट कर देता हूँ ना, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं बुकलेट में वो मिक्स हो रखे हैं ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं, क्योंकि इसको थोड़ा सा आगे और बता देता हूँ कि रैंडम वेरिएबल, इसके बाद आप बुकलेट भी और मेंस वेंस भी कर सकते हो ना। रैंडम वेरिएबल को आप रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, जिसका जो डोमेन होगा वो सैंपल स्पेस होगा, और रेंज क्या होगी, रेंज तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहाँ तक होती है 1, मैक्सिमम 1, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 होती है, तो जिसका जो रेंज होगा वो 0 से 1 ही होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो वो 1 से ज़्यादा हो नहीं सकती, 0 से कम नहीं हो सकती, तो इसका जो रेंज होगा वो 0 से 1 होगा, लेकिन डोमेन क्या होगा सैंपल स्पेस होगा। तो ये एक फंक्शन होता है रैंडम वेरिएबल, क्या हुआ, रैंडम वेरिएबल इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन whose domain is the sample space। तो
जैसे सपोज करो कि मैंने दो क्वाइन को टॉस किया, तो दो क्वाइन को टॉस करने पर सैंपल स्पेस बनेगा, ये बना सैंपल स्पेस। जब हमने दो क्वाइन को टॉस किया तो दो क्वाइन को टॉस करने पर ये सैंपल स्पेस बना। अब सपोज करो इसमें में x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड, x डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। इसमें जो x है तो वो जितने हेड आए वो नंबर ऑफ हेड्स को बता रहा है। तो यहाँ पे जो x होगा वो रैंडम वेरिएबल होगा हर एक आउटकम के लिए। जैसे जैसे हम ये कहेंगे कि 2h, नंबर ऑफ हेड कह रहा है ना, तो नंबर ऑफ हेड कितने हो सकते हैं? या तो नंबर ऑफ हेड दो हेड हो सकते हैं। नंबर ऑफ हेड्स बताने ना हमको, तो कितने कितने हो सकते हैं? जैसे x h h, कितने हेड पॉसिबल है? दो हेड पॉसिबल है, दो हेड आ रहे हैं। या तो दो हेड पॉसिबल है, टू, तो ये दो हेड, या फिर एक हेड भी हो सकता है, एक हेड। या ये वाला केस, या फिर नो हेड, यानी हेड है ही नहीं। चार केस बनेंगे। कितने केस बने यहाँ? देखो यहाँ पे x क्या है कि x शोज द नंबर ऑफ हेड्स, x नंबर ऑफ हेड को बता रहा है। तो सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ हेड क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं? अगर हम दो क्वाइन को टॉस करें, या तो दोनों हेड हो जाएंगे, या एक हेड होगा, या फिर जीरो हेड होगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ हेड्स है तो उसको हम रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हुई? या तो टू होगी क्योंकि दो ऐड हो सकते हैं, या फिर वन होगी, या फिर जीरो होगी। नंबर ऑफ हेड को हमने रैंडम वेरिएबल कहा है। तो अब हमें इसकी, अब एक तो हो गया रैंडम वेरिएबल, दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा सैंपल स्पेस जो होता है उसके सारे सैंपल पॉइंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होती है। तो ये 0 से 1 तक की जो प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दें हम किसमें? जो रैंडम वेरिएबल में, जो रैंडम वेरिएबल के सैंपल पॉइंट, जो रैंडम वेरिएबल आएगा उसमें। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा रैंडम वेरिएबल का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसी को क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसी को कहेंगे जो रैंडम वेरिएबल का की जो वैल्यूज आएंगी। तो रैंडम वेरिएबल के जो सैंपल पॉइंट है या रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं उसमें पूरी प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको एग्जांपल से समझोगे आप, जैसे two cards are drawn successively with replacement from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability distribution of the number of aces. दो कार्ड हमने ड्रॉ किए गए हैं और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एसेस बताना है। तो देखो दो कार्ड दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी वो क्या होगी? नंबर ऑफ एसेस का बताना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ एसेस का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो कार्ड हमने निकाले हैं, तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल जो x होगा उसकी वैल्यूज क्या होंगी?
या तो दोनों ही कार्ड एस होंगे, तो या तो एक्स की वैल्यू 2 हो गई कि दोनों ही एस हैं, या फिर एक एस होगा एक दूसरा कार्ड होगा तो 1 हो गई, या फिर कोई भी एस नहीं होगा 0 होगी। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू होंगी क्या क्या होंगी, 2, 1 और 0। तो दो कार्ड निकाले गए हैं तो दो ही एस हो सकते हैं मैक्सिमम, या एक हो सकता है या 0 हो सकता है। तो आप लिखोगे कि रैंडम वेरिएबल एक्स, नंबर ऑफ एसिस इज अ रैंडम वेरिएबल, नंबर ऑफ एसिस, यहाँ पे द नंबर ऑफ एसिस को रैंडम वेरिएबल का है। द नंबर ऑफ एसिस इज रैंडम वेरिएबल। तो इसको x कह दें तो x की वैल्यू क्या क्या हो गई, रैंडम वेरिएबल x टेक्स द वैल्यूज या तो 0 या 1 या फिर 2। एसीज है ना ये, तो या तो 0 एसीज होंगे या 1 एसीज होंगे या 2 एसीज होंगे, उसी को रैंडम वेरिएबल कहेंगे हम। तो अब हम सबसे पहले अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इसका, पी एक्स इक्वल टू 0। पी एक्स इक्वल टू 0 मीन्स नो एस। दो कार्ड ड्रॉ किए गए हैं लेकिन उसमें एस कोई भी नहीं है। जो पहला कार्ड है वो भी एस नहीं है, दूसरा कार्ड भी एस नहीं है। और ये जो कार्ड ड्रॉ किए गए हैं विद रिप्लेसमेंट, जैसे पहला कार्ड निकाला दोबारा वहीं पर रख दे रहे हैं हम, पहले कार्ड को निकाला फिर वहीं रख दे रहे हैं, दूसरा कार्ड निकाला रख दिया। तो फर्स्ट कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और वो नॉन एस है, बताओ। एस कितने होते हैं 48, एस कितने होते हैं 4, तो नॉन एस कितने बचे 48। तो 48 C1 अपॉन 52 C1, यानी कि कितनी होगी 48 अपॉन 52। पहले कार्ड की, पहले कार्ड का मतलब ये हुआ ना, ये वाला भी P प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एस और दूसरे की भी नॉन एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस नॉन एस कितनी हुई 48/52। फिर जो ये कार्ड हमने निकाला था वापिस उसी में रख दिया तो उसकी कितनी होगी, उसकी भी 48/52। ये आ गई, इसको कैंसिल कर लो आप। दूसरा आएगा पी एक्स इक्वल टू 1। पी एक्स इक्वल टू 1 मीन्स एक कार्ड एस है और दूसरा नॉन एस है। तो देखो हो ये दो केस बन जाएंगे यहाँ पर, हो सकता है कि पहला कार्ड एस दूसरा नॉन एस। पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला एस, फिर पहला कार्ड एस फिर दूसरा कार्ड नॉन एस। पहला एस दूसरा नॉन एस, या फिर ऐसा हो सकता है पहला नॉन एस एंड दूसरा एस। तो इसे हम लिख सकते हैं कि पहला एस और है ना ये, तो ये एंड है, यहां पर तो इंटरसेक्शन आ जाएगा इसमें। पहला एस ऐसे बन जाएगा ना, पहला एस एंड नॉन एस, और प्लस
पहला कार्ड एस, दूसरा नॉन एस, या फिर या और के लिए प्लस, या फिर फर्स्ट नॉन एस दूसरा एस। बस वैल्यू डाल दो। एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4, 4c1 48c1, नहीं 4c1 अपॉन 52c1, यानी 4/52। और यहाँ पे नॉन एस की 48/52 प्लस 48/52 4/52। अब आएगा x इक्वल टू 2 के लिए, पी एक्स इक्वल टू 2, दिस मीन्स दोनों ही एस एंड एस। तो ये क्या हो गया? पी एस और पी एस, यानी पहला वाला भी एस दूसरा वाला भी एस। एस की प्रोबेबिलिटी 4/52, ये भी 4/52। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसको आप टेबल में बना देते हैं। टेबल में इस तरह से बना दो। यहाँ पे x, यहाँ पर पी एक्स, एक्स की वैल्यू 0 1 2 0, पी एक्स इक्वल टू 0, तो ये आया था। यहाँ पे रख दो वैल्यू 48 48। इसको कैंसिल भी कर सकते हो आप। कितने से कैंसिल हो रहा था ये? तो 144/169। इसमें कितना आया था? 1/13। ये 24/169। ये तो यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू थी ना, ये जो नंबर ऑफ एसीज थे, उनकी उनकी हमने कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाली है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे इसको। अगर हम इन्हें सबको प्लस करेंगे तीनों को, तो 1 आएगा। और अगर 1 नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं गलती हो गया है। 0 1 2 में हमने डिवाइड कर दी ना प्रोबेबिलिटी है, तो ये कितना आएगा? 169/169 आएगा, प्लस करने पे 1 आएगा। प्रॉब्लम बताओ अब कहाँ पर क्या है। देखो इसको रिपीट कर रहा हूँ। 52 कार्ड है, हमने उसमें से 2 कार्ड को ड्रॉ करना है, और वो दोनों एसीज होने चाहिए। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एसीज है वो रैंडम वेरिएबल हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो रैंडम वेरिएबल यहाँ पर एसीज हुआ। तो 2 कार्ड में एसीज कितने हो सकते हैं? या तो दोनों एस हो सकते हैं, या उनमें एक एस हो सकता है, या कोई भी एस ना हो। 3 केस बनेंगे। अब पहला केस है कि कोई भी उसमें एस नहीं है, मतलब 2 कार्ड हैं वो दोनों ही नॉन एस हैं। जो हमने पहला कार्ड निकाला है वो नॉन एस है, तो पहला कार्ड नॉन एस की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? पहला कार्ड नॉन एस है। नॉन एस 4 एस होते हैं, 4 में से 52 में से 4 को हटा दो, 48 बचे। 48 में से एक कार्ड निकाल लो, तो 48/52 ये नॉन एस की प्रोबेबिलिटी हुई। पहला कार्ड अगर नॉन एस है तो 48/52, दूसरा कार्ड भी 48/52। फिर इसके बाद दूसरा पी एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? एक्स इक्वल टू 1, एक नॉन एस है, एक एस है।
तो इसका मतलब ये हुआ पहला कार्ड अगर एस है, फर्स्ट कार्ड एस, तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4 कार्ड होते हैं एस, 4 में से एक निकाला आपने तो 4/52। दूसरा कार्ड नॉन एस, तो नॉन एस कितने में से आएगा? 48 में से 48/52। तो दो केस बनेंगे, या तो पहला एस दूसरा नॉन एस, या फिर पहला नॉन एस दूसरा एस। तो अगर ये वाला पहला नॉन एस है तो नॉन एस तो 48 है, 48 में से निकलेगा कार्ड 48/52, और यहाँ पर एस 4/52। तीसरा केस, दोनों ही कार्ड नॉन एस है, दोनों ही कार्ड एस है, पहला कार्ड भी एस दूसरा भी एस। अब 52 में से एक कार्ड आपने निकाला तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी? 4 एस है, 4 में से कोई भी एक एस हो सकता है, 4/52। ऐसा होता है ना भाई, 4 एस हैं, अगर एस 4 ही तो होते हैं, टोटल कार्ड 52 होते हैं, तो अगर आप एस निकाल रहे हो तो 4 में से कोई सा भी एस होगा तो 4C1, ये तरीका हुआ। और यहाँ से 52 में से कोई एक कार्ड निकाल रहे हो तो 52C1 हुआ। तो क्या हुआ है? 4/52, इसलिए डायरेक्ट लिखा 4/52। अब जो पहला कार्ड निकाला था निकाल के वापिस वहीं पे रख दिया, फिर दूसरा कार्ड निकाला तो फिर उसका 4/52 हो गया। बस इसको फिर टेबल में रख दो, x की वैल्यू 0, 0 के लिए ये आया था, 1 के लिए ये आया, 2 के लिए ये आया, तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। अगर इन तीनों को प्लस करेंगे, तीनों को प्लस करेंगे इनको, तो 1 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट हो गई किसमें? नंबर ऑफ एसिस में, जिसको हमने रैंडम वेरिएबल लिया था। अभी भी नहीं आया समझ? कोई डाउट है किसी को? विवेक राज, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो अब आप जो है ना इसको करके लाइएगा। अब इसके डाउट्स ही होंगे सारे, जो इसका लास्ट वाला टॉपिक है ना ये, तो वो है नहीं मेरे के वो। होमवर्क ये है कि एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है। होमवर्क ये है कि एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है, 13.5 को छोड़कर। 13.5 के जो क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ के बाकी मिसलिनियस तक ये पूरा करना है, और जेई मेंस को पूरा ट्राई करना है, क्योंकि आपके पास कल का दिन भी है। हाँ, थ्योरी थ्योरी कंप्लीट हो गई है प्रोबेबिलिटी की ना। एक जो बाद वाला टॉपिक है बाइनरी, उसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो अब आपका है नहीं, ठीक है? तो इसको करिएगा आप लोग। हाँ, बर्नौली है नहीं, बर्नौली उसमें नहीं है सिलेबस में, लेकिन करा देंगे चलो। अगर थोड़े से क्वेश्चन चाहिए तो थोड़ा सा ही बचाया। अगर बाइनोमियल को भी मैं कराता हूँ, बाइनोमियल वैसे तो बोर्ड में है नहीं, लेकिन अगर कराते हैं, आसान सा टॉपिक होता है वो, तो उसका भी अगली क्लास में 10 मिनट लगेंगे। उसको छोड़ के बाकी सारा कर लो, जितना भी, उसको छोड़ के सारा कर लो। करवा दूंगा, बर्नौली को भी करा दूंगा। थोड़े से क्वेश्चन से 10-15 मिनट लगेंगे, उसको करा दूंगा बर्नौली को भी। जब क्लास होगी अगली क्लास में करा दूंगा। उसको छोड़ के बाकी सारी मिसलिनियस तक ना पूरी कर लो। उसके बाद जो है जेई मेंस के क्वेश्चन आप पूरे कर सकते हो। बर्नौली के 1-2 क्वेश्चन होंगे, 2-4 क्वेश्चन होंगे हद से हद, तो अब आप सारा का सारा कर सकते हो बर्नौली के क्वेश्चन छोड़ के। बाकी जो थ्योरी करा दी उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस कर सकते हो।